I, Aryan Dubavia, welcome you all to the first ever podcast under the Management Talks, an initiative by Raisoni Business School students under the series Entrepreneur's Voice. So today we have with us the king of logistics, none other than Mr. Pyare Khan, and the award says it all. सर, आपकी जर्नी के बारे में हमने जितना सुना है वो काफ़ी इंस्पायरिंग रही है एंड अगर देखा जाए आपका जैसा बचपन था एंड आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है, तो क्या आप एक ब्रीफ में आपकी स्टोरी बता सकते हैं? देखिए, मेरी लाइफ के जो शुरू का जो समय था वो काफ़ी कठिन होता और वो हर किसी के लाइफ में एक समय ऐसा आता है कि वो काफ़ी कठिन होता है। तो उस समय को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसा उससे निकल सकते हैं, उस पर हमको फोकस करना है। और हम तो एक क्या बहुत पुअर फैमिली से थे, लेकिन सोच मेरी बहुत बड़ी थी। तो एजुकेशन भी उस समय मेरा ज़्यादा हुआ नहीं, मैं मैट्रिक फेल हो गया। तो मैट्रिक फेल होने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करते हैं। तो जब एजुकेशन नहीं होता तो कोई अच्छी बड़ी कंपनी या कहीं पे भी आपको जॉब ऑफर नहीं होती है, या फिर बहुत सारे लोग आपको दूर करते हैं। तो सिस्टम का एक हिस्सा है, एजुकेशन आज बोलो तो सिस्टम का एक हिस्सा है। तो उस समय मेरे मन में चल रहा था कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ करना, और कुछ करना तो क्या करना। तो वैसे तो फिर मैंने बहुत सारे काम किए। घर की हालत भी बहुत पुअर थी, बहुत ख़राब थी। तो हमारे मम्मी डैडी मेरे को बोलते थे कि कोई भी बिजनेस करना, नौकरी नहीं करना। तो मैंने 5-7 जगह कभी कांच का काम किया, कभी मार्केट में सब्जी बेची, कभी रेलवे स्टेशन पे संतरे बेचे। तो ये सब चलता रहा। तो 95 में फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अभी कुछ थोड़ा सा और ऊपर उठ के करते। तो फिर मैंने 95 में एक ऑटो रेंट से लिया, ऑटो को रेंट से लिया और वो चलाना शुरू किया, वो सीखा, वो चलाना शुरू किया और चलता गया। तो फिर खुद का ऑटो ख़रीदा। खुद का ऑटो ख़रीदने के बाद 2001 तक मैंने ऑटो रिक्शा चलाया। उसके बाद बस खरीदी। बस के बाद भी क्योंकि मन में तो इच्छा थी कि कुछ बड़ा करना है करके, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना है। बस खरीदी। बस के बाद कोई बैंक मेरे को लोन नहीं दे रही थी। तो लोन के लिए मैंने कम से कम तो 4 साल तकलीफ़ की, सारे बैंकों के चक्कर मारे, बहुत तकलीफ होती थी। कोई भी बैंक के पास जब मैं अपनी फाइल देता था तो वो मना कर देते थे, क्या आपका जो क्राइटेरिया, आप उस क्राइटेरिया में बैठते हैं और आप एक स्लम एरिया में रहते हैं तो आपको बैंक लोन नहीं दे सकती। लेकिन मेरी जो हिम्मत थी, मेरा जो जुनून था, मैंने उससे काम लिया। मैंने हिम्मत नहीं हारी और काफ़ी सारे बैंकों में ट्राई करता रहा। तो 2001 से लेके 2004 तक मैंने काफ़ी बैंकों में ट्राई करा। तो 2004 में मेरे को पहला 11 लाख का लोन मिला। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे करके मैंने 2007 में कंपनी बनाई, गाड़ियाँ खरीदना चालू किया। तो ऐसा करते करते 2013 तक हम लोग काफ़ी सेटल हो। और 2013 के बाद हमारी लाइफ में एकदम बड़ा उछाल आया। हमको आरपीजी ग्रुप ने बहुत हेल्प किया। हमने भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो मेरी सर्विस इतनी अच्छी थी कि एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई, बोले आपको हम काम देंगे तो आप काम, बड़ा काम क्यों नहीं करते? तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं। तो आरपीजी ग्रुप के एमडी आए थे उस समय, मिस्टर केजरीवाल करके, विमल केजरीवाल साहब, और मिस्टर आनंद कुलकर्णी करके। तो उन दोनों ने मेरे को एडवांस में पैसा दिया, मेरी सर्विस को देख के, मेरी मेहनत को देख के। तो वहाँ से हम लोग का कारवा चालू हुआ। और फिर JSW ने भी हमको एक सिंगल वर्क ऑर्डर 500 करोड़ का दे दिया।
तो ये सब ऐसा रहा कि आप ईमानदारी से काम करो, मेहनत से काम करो, और भीड़ से अलग अगर आप जो लोग कर रहे हैं वैसे अगर आपने काम किया तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो उन सब से अलग करना पड़ेगा। तो हमने भी कुछ मार्केट से कुछ अलग किया, तब हम यहाँ आए। आज हमारी कंपनी में तकरीबन 500 गाड़ी है खुद की, और मार्केट के हम लोग 3000 गाड़ी लगाते हैं। तो ये है। सर आपकी स्टोरी तो काफ़ी इंस्पायरिंग है। एक ऑटो से लेके 500 ट्रकों का सफ़र। लोग अगर अभी हम लोग देखें तो ऊपर ऊपर से काफ़ी अच्छा लगता है, बट अगर इन डेप्थ जाए और देखने की कोशिश करें तो आप ही को पता है कितने अप्स एंड डाउन्स थे। बट सबसे अच्छी बात यह है कि आपने कभी भी उस बात को छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया आपने। आपका विल पावर काफ़ी अच्छा था। एंड सर हम ये देखते हैं कि आजकल का जो नया युवा है उनका विल पावर काफ़ी कम है, एंड उन्हें कुछ ऐसा करना है जिसमें कि उनकी मेहनत भी कम लगे, समय भी कम लगे, लेकिन उन्हें मुनाफा बड़ा मिले। तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, मैं तो कभी भी एक बात बताता हूँ कि आपको जो शॉर्टकट का जो रास्ता होता है वो कभी भी ख़राब होता है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि आपको मेहनत या तकलीफ ये लाइफ टाइम मिलने वाली है। ये बहुत एक कम पीरियड रहता है। जैसे आपको सक्सेस मिला वहाँ से आपकी तकलीफ। आज मेरे यहाँ 3500 लोग काम करते हैं और मैं दिख रहा हूँ आपको कितना शांत बैठा हूँ, सारे लोग काम कर रहे हैं। तो एक लेवल तक ही आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर पूरे हिंदुस्तान या पूरा वर्ल्ड या पूरा विश्व के बारे में अगर बात करेंगे तो कुछ लोग होते हैं जो 50% तक सक्सेस होती है, कुछ जो रहते हैं वो 60% तक जाते हैं, कुछ रहते हैं 70% तक जाते हैं, कुछ 80% जाते हैं, कुछ 90 और कुछ 95। लेकिन 100% जो लोग हैं जो सक्सेस होते हैं वो 2 या 3% ही लोग हैं। क्योंकि जीत सबसे क्या करीब कहाँ होती है मालूम है क्या? 95 से 100 के बीच में आपकी जीत करीब होती है। लेकिन पूरे विश्व के जो लोग हैं वो 95% पे और 98% पे जाके हिम्मत हार जाते हैं। वो 2% अचीव नहीं कर पाते, और जो कर लेते वो इतिहास बना देते। सर हमने सुना था कि आपका आईआईएम से बुलावा आया था। आईआईएम एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ना सिर्फ इंडिया से लेकिन बाहर से भी लोग आते हैं, सो दैट उन्हें एडमिशन मिले, अच्छा पैकेज मिले, उनका करियर सेटल हो जाए। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था कि आईआईएम सामने से आ रहा है ना, आपने ठुकरा दिया, तो क्या था वो किस्सा? नहीं, देखो, ऐसा था कि मैं जीवन में कभी कॉलेज नहीं गया। अब आईआईएम से फ़ोन आया मुझे, तो मैंने उनसे पूछा कि आईआईएम क्या होता है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं। मैं जीवन में कभी कॉलेज ही नहीं गया। तो वो बोले हमको आपके बारे में जानना है। तो मैंने बोला नहीं भी, मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता, और मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस छोड़ के नहीं आ सकता। उनको अप्रैल में आया था कॉल, तो मैंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊँ। उसके बाद आनंद महिंद्रा जी की टीम मेरे ऑफिस आई 3-4 महीने बाद, जुलाई में। तो उन्होंने कहा कि आपको आपका बिजनेस फेक है या सही है, तो ये आपको जानना है। पूरे इंडिया से सारे स्टूडेंट आ रहे हैं वहाँ। तो मेरा एक दोस्त था वसीम शेख करके, उसने भी मुझे समझाया कि भाई आईआईएम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। तो मैंने मैं वहाँ जाके क्या करूँ? बहुत सारे लोगों ने समझाया, फिर मैं वहाँ गया। तो वहाँ का माहौल जो देखा वो मेरे लायक नहीं था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं। मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता और आप हिंदी नहीं बोल सकते, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो फिर एक वहाँ के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने समझाया मुझे कि नहीं, आप जैसा भी जिस भाषा में बोलेंगे हम उसी भाषा में आपसे क्वेश्चन करेंगे, और जो आपने किया वही बताना। तो वहाँ पे कुछ एक बैच में मेरे ख्याल से 85% होते थे, तो ऐसी कुछ तो भी 14 बैच थी। तो वहाँ पे उतनी बैच में से 1349 लोग आए थे। तो वहाँ कंपटीशन चालू हुआ, तो उसमें से उन्होंने टॉप 20 को सेलेक्ट किया 1349 में से। मुझे लगा कि भाई ऐसी है जो अलग अलग जजेस मेरे से सवाल करते थे। मैं तो उनको बोला कि भाई आप रात के 2 बजे भी मुझसे पूछोगे तो जो मैंने किया वही निकलेगा।
मैं कोई पीपीटी बना के या ये करके वो करके मैं वो कुछ करने वाला नहीं। तो उन्होंने टॉप 20 में मेरे को सिलेक्ट कर लिया। फिर बचे 2 दिन, तो टॉप 20 से टॉप 6 को निकालना था। तो उनके क्वेश्चन रहते थे जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। 1349 लोगों के अलग अलग जवाब थे। मेरा आंसर था कि कोई चैलेंज ही नहीं था। अगर व्यक्ति ने सोच लिया कि ये मेरे को करना है तो वो 100%। आप समय सीमा मत बांधिए, आप अपना एक टारगेट लेके चलिए कि ये मेरे को काम करना है, तो वो आप जरूर एक ना एक दिन करेंगे। क्योंकि जिसने सोचा कि मेरे को चांद पे जाना है, इंसान ही गया है ना, उसने सोचा इसलिए चांद को अपने पैर के नीचे लेके आया। तो कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए आप टाइम बाउंड मत रहिए, लेकिन अपना टारगेट फिक्स रखिए कि ये मेरे को करना है, चाहे उसके लिए मेरे को सारी उम्र देनी पड़े, लेकिन मेरे को करना है। तो तब आप कहीं पे भी 100% सक्सेस हो। तो उन्होंने टॉप 6 में भी मेरा नंबर लगा, अच्छा, टॉप 20 से टॉप 6। फिर उसमें से उन्होंने टॉप 4 को निकाला, तो टॉप 4 में भी मैं था, और वो टॉप 4 का विनर में आयम था। तो ये थी वो आयम की कहानी। सर आपने टारगेट की बात की। आप अपनी कंपनी को किस तरीके से देखते हैं जब आप टारगेट सेट करते हैं अपनी कंपनी के लिए या अपने आप के लिए? तो आप क्या चीज़ें, कौन से पैरामीटर्स देखते हैं कि ये टारगेट होना चाहिए बाय दिस टाइम? ऐसा रहता है हम लोग अभी मेरा 2016-17 में एक एनुअल मीटिंग होता है हमारा सारे एम्प्लॉय के साथ। तो उस समय मैंने 2025 का एक टारगेट लिखा था कि 1000 CR। उसका फ़ोटो आज भी मेरे पास है। और तब हमारा टर्नओवर था ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 40-50 करोड़। तो मेरे सारे एम्प्लॉय पूछे सर, बोले 1000 करोड़ बोले तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और हम नागपुर जैसे, नागपुर में आप किसी भी ट्रांसपोर्टर का अगर टर्नओवर देखेंगे तो मुश्किल से 50 करोड़ भी नहीं होगा, 50 करोड़ होंगे। तो सर्विस इंडस्ट्रीज में इतना बड़ा टर्नओवर बहुत मायने रखता है। तो मैंने तो टारगेट सेट किया, तो उसके हिसाब से काम भी सेट करेंगे। मैं हूँ ना, आप सिर्फ करिए, आप ये मत सोचिए कि ये हो नहीं सकता। ये हो सकता है कि 2025 में नहीं होगा, 2026 में होगा, 27 में होगा, 28, लेकिन हम 1000 करोड़ करेंगे। तो वो हमने उस समय टारगेट किया था। आज हमने पिछले साल में 600 करोड़ का हमारा टर्नओवर हुआ है। अभी हम 1000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2000 करोड़ के ऊपर के वर्क ऑर्डर है। तो आपके पास हिम्मत और जुनून, एक होता है कि भाई टारगेट सेट कर दिया, छोड़ दिया, उस टारगेट के पीछे भागना है। जो सेट किया है, जो बोला है आपने, उसके पीछे लगे रहना, वो एक ना एक दिन आप अचीव कर पाओगे। सर आपके टाइम पे अगर बात करें 90s की, 80s की, तो पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता था वो टाइम पे। हाँ, उस समय अपना लगे रहना। हाँ, एंड अभी अगर देखें तो लोग स्किल्स से ज़्यादा डिग्री के पीछे जाते हैं। बराबर। तो आप किन चीज़ों पे महत्व रखते हो? मैं तो एक बात बताऊँ कि मैं प्रैक्टिकल जो है, आप डिग्री लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करोगे लाइफ में आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल आपको करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली नॉलेज जो है उसके आगे सब फेल है। वो तो है सर। जैसे कि अभी ये इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स की, तो ये इंडस्ट्री में हमने देखा है कि मोस्टली मेल डोमिनेटिंग रही है, जहाँ लड़के ज़्यादा रहे हैं लड़कियाँ कम रही है। उसका कारण क्या है, एंड क्या ये आगे कुछ ऐसा चेंज हो सकता है, क्योंकि लड़कियाँ हर जगह अब जा रही है? बिल्कुल, देखो इसमें सबसे बड़ा फर्क आता है सेफ्टी का। हम लोग ने अभी एक ये चलाया है मुहिम कि हम लड़कियों को ड्राइवर रखेंगे। अच्छा, तो उसके ऊपर हमारा हम काम चल रहा है। उसको, ये मेरा टारगेट है, तो हम वो जरूर करेंगे कि ड्राइवर लड़कियाँ हों। तो हमारे देश में एक्सीडेंट भी कम होंगे, क्योंकि जो मेल होता है वो शराब पीता है। इस इंडस्ट्रीज में नशाखोरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको अगर रात में गाड़ी चलाना पड़ता है तो वो उसके लिए अलग अलग टाइप के नशे करते हैं। लेकिन अगर इसमें फीमेल आ गई तो हमारी सरकार को भी फ़ायदा होगा, लोगों की जानें बचेंगी, और बहुत सारी चीज़ें इसमें ये आएगा, बड़ा बदलाव आएगा। उस पर भी हम लोग काम करेंगे। काफ़ी अच्छी बात है सर। अगर हम देखें आज के जो युवा है,
इस देश की बात करें तो यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्वालिटी कम है। एंड अगर सरकार उनकी तरफ जाती भी है कि आप काम कीजिए तो लोग करते कम है। एंड मेंटालिटी लोगों की ऐसी रहती है कि अब बेफालतू की चीज़ों पे अब नए नए ऐप्स आ गए, इंटरनेट जितना खुल गया है, लोगों की आदतें बिगड़ रही हैं। तो उस हिसाब से आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? देखो, युवाओं को तो मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आपको लाइफ में हर चीज़ का एक टाइम बनाना है। अगर आपको वाकई में लाइफ में सक्सेस होना है तो सबसे पहले तो आपको सवेरे उठना है। इसकी शुरुआत ही वहीं से होती है। अगर आप देर रात तक जागोगे, मैं ये नहीं बोलता कि देर रात तक जागने वाली भी सक्सेस नहीं होती, लेकिन वो एक अलग तरीके की चीज़ है। मतलब बहुत सारे लोग उल्टा भी क्वेश्चन करते हुए, आप फिल्म स्टार्स को देख लो तो रात के 3, तो वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन एक्चुअली जो है, जो ज़मीन की जो चीज़ है, वो आपको सुबह 6 बजे उठना है और 10 बजे सोना है, और उसके बीच में आपको अपने सारे प्रोग्राम बनाने हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में सबसे बड़ी एक गलत चीज़ ये हो रही है कि हर कोई नौकरी के ही बारे में सोचता है। अगर हम बिजनेस के बारे में सोचें, देखिए नौकरी में आप इंसान व्यक्ति जो होता है वो सेल्फिश हो जाता है। वो देश को कुछ नहीं दे सकता, वो अपने आप को खुद को दे सकता है, अपनी फैमिली को दे सकता है, अच्छा घर बना सकता है, अपने मम्मी पापा को रख सकता है, अपने वाइफ को अच्छा रख सकता है, कार ले सकता है, लेकिन देश को कुछ नहीं दे सकता। अगर आप बिजनेस करोगे तो आप देश को भी कुछ दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें भी, आजकल के युवा देखो, आप रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, 3-3 बजे। तो ये जब इतना सारा टाइम को इधर एक्सपेंड कर देंगे तो फिर बाकी की चीज़ें की सोचने के लिए उनके पास समय, वो उनकी फिर प्रैक्टिस बन जाती है कि रात के 2 बजे 3 बजे तक ये देखो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ले, तो बाकी चीज़ें सोचने का समय नहीं रहता। आपको एक टाइम बनाना है कि मेरे को 10 मिनट मोबाइल देखना है, उतना ही देखना, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंस हो, कोई भी हो, वो आप छोड़ दीजिए। वो जब छोड़ना चालू करेंगे तब आपके, और जो भी आपको लाइफ में करना है उसका टारगेट सेट करिए, उसका टाइम सेट मत कीजिए कि नहीं मेरे को आप 1 महीने में करना है, ऐसे आप फेल हो जाएंगे। आप एक टारगेट सेट कीजिए, उसका टाइम मत सेट कीजिए। टारगेट सेट करने के बाद क्या, उस टारगेट के पीछे लगे रहिए कि ये कैसा कंप्लीट होगा और इसको कैसा कंप्लीट किया जा सकता। और 1-2 बार 1-2 टारगेट लिया और आपने उसमें सक्सेस हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो। मेरा भी ऐसे ही था कि मैं कोई भी टारगेट लेके चलता था, उसके पीछे पड़ा रहता था, मेरे को उसकी कोई परवाह नहीं हो, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा। लेकिन एक बार वो कंप्लीट हुआ तो ऑटोमेटिकली आप फिर सोचते उससे बड़ा टारगेट लेने का, उससे बड़ा टारगेट लेने का, और वैसा आप सक्सेस होते जाते सर अब तो आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी चले गए। हैं। रोड सेफ्टी का जी, तो आपके हिसाब से ऐसी क्या स्टेप्स है जो एज अ वो मिनिस्ट्री में हो रहा है कि इस इंडस्ट्री को चेंज लाइए बहुत बड़ा? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जो नितिन गडकरी जी आज पूरे देश में जो काम कर रहे हैं, वो एक्सीडेंट पे इतना फोकस है उनका कि उन्होंने कई जगह पे, पहले ऐसा होता था कि ब्लैक स्पॉट क्या होता था ये नहीं पता था, आज इंडिया के लोगों को पता है कि ब्लैक स्पॉट क्या है करके। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने ढूंढ ढूंढ के, जिससे एक्सीडेंट होते थे, वो धीरे धीरे सारे इंडिया की वो चीज़ें हटा रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना दिया कि आपको अभी, पहले आप देखते होंगे कि आमने सामने से काफ़ी गाड़ियाँ एक्सीडेंट होता था, लेकिन आज वो चीज़ 95% के ऊपर ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब रोड इतने चौड़े चौड़े हो गए कि कोई भी गाड़ी आमने सामने आती नहीं है। 100 में से या 1000 में से या लाख में से 2-5 गाड़ी का इस टाइप का एक्सीडेंट होता होगा तो होता। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो है वो इतना ज़बरदस्त काम कर रही है देश में कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं रोड सेफ्टी के काउंसिल मेंबर होने के नाते मैं स्कूलों में या ड्राइवर्स को हम अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे चलाते रहते हैं जिससे लोगों में जागरूकता है। कभी शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, सीट बेल्ट बांधे बिना नहीं चलाना चाहिए, सारा राइट होना है तो आपको इंडिकेटर देना चाहिए कि खड़ा है तो उसको रोड से नीचे उतार के गाड़ी को कहीं रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें को हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। सर लॉजिस्टिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हर बिजनेस को सपोर्ट करती है। अगर देखा जाए तो देश का जीडीपी भी लॉजिस्टिक्स की वजह से काफ़ी अफेक्ट होता है। तो जितने अच्छे रोड रहेंगे उतना जीडीपी को अफेक्ट होगा। एंड अगर बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह,
उनका भी मेन काम लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। तो आपने ऐसे क्या किया आपके अर्ली स्टेजेस में कंपनी के कि आपको इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिली? देखिए, मैं देखता था क्या, लॉजिस्टिक बहुत बड़ा समंदर है, एक देश का हिस्सा है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप 1 रुपये का काम करना चाहते हैं या 1000 रुपये का। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है और उस पर फोकस करके आपको आगे बढ़ना है। जैसा होता क्या है कि बहुत सारी, जैसे हमने JSW का काम लिया था। अब JSW ने नागपुर जैसी कंपनी में 500 करोड़ रुपए का हमको जब वर्क ऑर्डर दिया, तो हमने उनकी तकलीफ़ें दूर की। जो नागपुर के बड़े बड़े जो दिग्गज, उनकी तकलीफ दूर नहीं, या इंडिया के जो दिग्गज थे वो तकलीफ दूर नहीं करवा रहे थे। तो हमने देखा कि भाई रोड से गाड़ियाँ कम है, हमने उनको ट्रेन दे दी। तो जो उनका 37,000 टन का मंथली डिस्पैच था, वो 74,000 पे 78,000 तक लेके गए। तो लॉजिस्टिक में क्या बहुत सारी संभावनाएं हैं, काम काफ़ी बड़ा है। आप जिस हिसाब से आज देखिए, मैं बताता हूँ, इंडिया में 2 डिजिट में है लॉजिस्टिक कॉस्ट, लेकिन बाकी आप इंडिया छोड़ के सारे देशों में देखेंगे तो सिंगल डिजिट में है। तो इसमें सीतारामन जी और गडकरी जी मिलकर काफ़ी काम कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक हमारे देश का अगर काफ़ी कम हो जाए, सस्ता हो जाए, तो देश को बहुत काम रहेगा। और युवाओं के लिए तो इतना काम है लॉजिस्टिक में कि मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ आपको इसमें, ये समंदर है, आपको तैरना आना चाहिए। सर आखिरी सवाल, आपकी जो कंपनी है RCPL ने रिसेंटली 1000 करोड़ का टर्नओवर अचीव कर लिया, अचीव वैल्यूएशन नहीं किया है, अभी करने वाले ये साल Okay. 24 में। 24 में। सो उसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। एंड ये तो अभी शुरुआत है, आप क्या सोचते हैं कि ये कंपनी कहाँ तक जाए एंड आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इंडिया के बाहर? देखिए कैसा है, अभी हम पूरे शार्क कंट्री में भी काम करते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, दुबई। तो इसमें आपको 1 रुपये से 100 रुपये तक आज तक बहुत तकलीफ होती है, लेकिन 100 से 1000 जाने में तकलीफ नहीं होती, और 1000 से लाख जाने में। तो अभी हमको 1000 करोड़ तक तकलीफ है, लेकिन ये 1000 करोड़ से 10,000 और 50,000 करोड़ जाने में तकलीफ नहीं है। क्योंकि कोई भी जो बड़ा टारगेट होता है ना, शुरू, मैंने आपको क्या बोला कि शुरू में ही सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, बाद में आपको सिर्फ वॉच करना है, देखना है, और काम ऑटोमेटिकली चलता है। अभी क्या हमारे अलग अलग वर्टिकल भी हो गए, जैसा नेशनल हाईवे के साथ हमारे टोल भी चल रहे हैं, अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहे हैं हम लोग, उसके बाद तुम्हारा बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अब 1000 करोड़ आने के बाद ये कि ऑटोमेटिकली दायरा बढ़ता जाता है। ओके, थैंक यू सो मच सर कि आपने Thank you. आपका टाइम दिया। हमारे पॉडकास्ट का जो मेन रीज़न था वो एक एंटरप्रेन्योर से बात करना था, एंड सर ये हमारी सीरीज़ का पहला पॉडकास्ट है। थैंक यू। तो हमें चाहिए था कि कोई ऐसा शख्स हो जिसकी सिर्फ कहानी है, जिसका सिर्फ नाम ही दर्शा दे कि वो कौन है। एंड सर उस चीज़ के लिए धन्यवाद कि आपने जितनी भी चीज़ें शेयर की, एंड आपकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। आई गेस all the viewers of this podcast will take some or the other lessons and adapt them in their life. Thank you. बहुत बढ़िया। Thank you so much, sir.